अब देखना ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में मेनली आपको क्या पता होना चाहिए, बात मत करो। एक तो काफी सारे रेफरेंसेस, वेरियस रेफरेंसेस जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। 129 सबसेक्शन 3 रूल 6 के साथ जो हमने रीड करके पढ़ा था। AS 21, 23, 27 इंड AS 10, मतलब ये टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इन पार्टिकुलर टॉपिक से किसी भी तरीके से केस स्टडी ड्राफ्ट होके आ सकता है। AS 21, 23, 27 इंड AS 110 ऐसे 600, बिकॉज जब कंपोनेंट्स की जब कंसोलिडेशन की बात हो रही है और अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है तो ऐसे 600 लग जा रहे हैं। रिपोर्टिंग तो ऐसे 700 सीरीज के बारे हिसाब से ही होनी है। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस हैं जिससे रिपीटेडली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, रिपोर्टिंग कैसे होगा। तो देखना ऑडिट ऑफ सीएफएस, देखो कुछ क्वेश्चन आपका पुराना अकाउंटिंग बेस्ड में है जो एग्जाम में आ सकता है और हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, परमानेंट कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, ये भी ऑडिट में पूछा हुआ है। बट दिस इज समथिंग कि आप एक बार रीड भी कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो, है ना। फिर केस स्टडी आता है कंसोलिडेशन के ऊपर। वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में 51% शेयर होल्ड करती है, वो उसके शेयर्स को होल्ड करती है सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के लिए, मतलब टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट डाल दिया। एज ए ऑडिटर आप कैसे डील करोगे, तो आपको फिर एएस के एग्जम्पशन के बारे में बताना है, आपको फिर सेक्शन 129 का जो कंसोलिडेशन का रूल्स है उसके बारे में बताना है। नहीं, नॉर्मली वो हमेशा मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं करता तो आपको एएस और इंड एएस दोनों का ट्रीटमेंट देके आना है। अब देखो मैंने ना इंड एएस के डिटेल्ड में जाके देखा नहीं था, लेकिन आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में ये लिखा हुआ था कि एएस 21 में एग्जम्पशन 2 ग्राउंड में मिलता है, बट इंड एएस 110 के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता। दिस इज व्हाट आईसीआई हैज गिवन इन इट्स सजेस्टेड आंसर। बाकी आप एक काम कर देना आप एक बार खाली मुझे शेयर कर देना व्हाट आर द एग्जम्पशंस इन द इंड एएस, तो आई विल जस्ट गो थ्रू दैट टुडे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। अब देखो ऑडिट का बच्चा कहां गलती करेगा, नॉर्मली ये बच्चा ना ये चैप्टर्स तो पढ़ के जाता ही नहीं कभी। जबकि आपको एक चीज मैं बताऊं, सीएफएस पढ़ने में 10 मिनट लगता है, बैंक ऑडिट पढ़ने में 3 घंटा लगता है। इंपॉर्टेंस इन एग्जाम इज सेम फॉर बोथ बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस। सीएफएस से भी 4 नंबर के क्वेश्चन बनता है, बैंक ऑडिट से भी 4 नंबर के क्वेश्चन बनता है। फ्रीक्वेंसी भी आप देख लो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीएफएस एक 5 पन्नों का चैप्टर है, बैंक ऑडिट एक 70 पन्नों का चैप्टर है। बट स्टिल हम क्या है वहां भागते रहते हैं। रेदर तुम, मैं कहता हूं कि यार सारे छोटे चैप्टर्स पहले कर लो, जितना छोटा चैप्टर है जितना इजी चैप्टर है सारा पहले कर लो। अगर 35 नंबर का एरिया आएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा वो बड़े चैप्टर से 10 नंबर का पूछ लेगा, 25 मार्क्स तो फिर भी छोटे चैप्टर से पूछेगा। और हम लोग क्या करते हैं वहां पे इतना फोकस देते हैं, छोटे चैप्टर्स पे फोकस नहीं करते, जबकि छोटे चैप्टर से क्वेश्चन आसान बनता है, सिंपल बनता है, डायरेक्ट बनता है, 4 में 4 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और जो बल्कि टॉपिक्स हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस ऑडिट हो गया, फिजिकल लॉज हो गया, उनमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है कंपैरेटिवली, तो आप उनको लास्ट में करो। और जितने छोटे चैप्टर्स हैं, सीएफएस हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, क्वालिटी रिव्यू हो गया, देन फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, राइट, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर हो गया, जितने छोटे चैप्टर्स हैं मैं बोलता हूं उसको पहले कर लो।
इनफैक्ट जरूरत पड़े लास्ट में 2 चैप्टर छोटा छोड़ना भी पड़े, बल्कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले सारे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद देख लो स्टडी मैट में भी कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट अलग है, अच्छा है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लो अपने बुक में, और उसके बाद लास्ट में बल्कि चैप्टर्स में जाओ, है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी, अब यहां पे बच्चा गलती क्या करेगा, एएस का नॉलेज आपको है, आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारी है, लेकिन आप उस लैंग्वेज में लिखे आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको सेक्शन 129 के बारे में बताना है, सबसे पहले आपको सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 के बारे में बताना है, आपको रूल 6 के बारे में बताना है। ऑब्वियसली रूल 6 का एग्जम्पशन नहीं बताने लग जाना, क्योंकि क्वेश्चन में दूर दूर तक उसके बारे में नहीं पूछा है। नॉर्मल बताना है कि ठीक है, अगर कंपनी का एक भी सब्सिडी है तो सीएफएस बनाना पड़ता है, इस सेक्शन के पर्पस के लिए सब्सिडी में एसोसिएट जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है, सीएफएस शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है, अगर एएस के अंदर एग्जम्पशन है तो शेड्यूल 3 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करनी होगी, वो बता दो। उसके बाद बताओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। अब एक चीज याद रखना, यहां पे सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तीनों को सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर बोल के नहीं बुलाया गया है, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है कंपोनेंट्स। क्या यूज किया गया है? कंपोनेंट्स। तो आपको भी क्या करना है? कंपोनेंट्स यूज करना है। तो बोला गया कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन सा कंपोनेंट है, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करना, यह होल्डिंग की जिम्मेदारी है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी है। रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होल्डिंग की जिम्मेदारी है। कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन लेना होल्डिंग की जिम्मेदारी है। कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल्स में इंक्लूड करना होल्डिंग की जिम्मेदारी है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करना, परमानेंट करंट, वो होल्डिंग की जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोनेंट अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा होता है, बिकॉज मे बी वो एक फॉरेन सब्सिडरी है और अपन अलग कर रहे होते हैं, तो वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करना होल्डिंग की जिम्मेदारी है। गैप कन्वर्जन, अगर इंडियन और फॉरेन सब्सिडी का मामला है तो वहां पे गैप कन्वर्जन करना होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। अब ये क्वेश्चन भी कितनी बार आया है? ऑडिट प्रोसीजर्स ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे? सिंपल है, कुछ नहीं है। चेक द कंप्लायंस ऑफ AS 21, 23, 27, चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129, then use the work of another auditor as a 600, using work of auditors expert as a 620। अब एक बार केस स्टडी आया, ठीक है, लंबा चौड़ा केस स्टडी आया 1 पेज का, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, लास्ट में पूछा बताओ भैया इन सब चीज को नजर रखते हुए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन ऑडिट ऑफ सीएफएस। आंसर में ये 4 पॉइंट लिखना था। 90% बच्चे गलत करके आए क्योंकि सीएफएस करके ही नहीं गए। क्वेश्चन आया फुल फ्लेजेड केस स्टडी के फॉर्म में, लिखना क्या था? 4 पॉइंट। अब आप देखो एक बार कोई बच्चा रीड भी कर लेगा ना, वो भी लिख के आ जाएगा। लिखना क्या है? ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई की जो सीएफएस है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना कि नहीं, टू इनेबल हिम टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, टू इंक्वायर इनटू मैटर्स गिवन इन 143 सबसेक्शन 1। वो 6 मैटर्स मैंने अपने क्लास में फॉर्मूला बना के याद करवाया है कि एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया, लोन्स इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट है इंक्वायरी के बारे में, शेयर इशूड फॉर कैश, बुक एंट्रीज प्रीजुडिशियल तो नहीं है, पर्सनल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिटेड है कि नहीं है, और फाइनली टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स गिवन अंडर 143 सबसेक्शन 3 रेड विथ रूल 11। ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का पूछा है तो इतना लिख दो, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछ लिया, इनके ज्यादा नंबर का पूछ लिया तो फिर 143 सबसेक्शन 1 के थोड़े बहुत पॉइंट्स भी 1 लाइनर्स में बता दो, रूल 143 सबसेक्शन 3 के भी कुछ पॉइंट बता सकते हो। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट है। आरटीपी में 17 में ये कॉन्सेप्ट आया था, बट दैट इज वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर फ्रॉम देयर ऑन। यू आर अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ नवाब लिमिटेड, a listed company which is the main supplier to the UP Building and Construction Limited। राज बोल रहा है कि सर हम भी नवाब हैं तो ऑडिट भी तो नवाब लिमिटेड का ही करेंगे। With a turnover of 2.9 billion, the company operates through 11 business units, nearly 180 branches across the countries. As an auditor, how will you draft the report in the case? इसमें टाइम पास कम किया है, एग्जाम में हो सकता है टाइम पास ज्यादा हो, क्वेश्चन लास्ट में सेम हो, है ना। When the parent auditor is also the auditor of all its components, पहला सिचुएशन। दूसरा, parent auditor is not the auditor of all its components।
तीसरा, व्हेन द कॉम्पोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। चौथा, व्हेन द कॉम्पोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स अंडर ए ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट फ्रॉम द पेरेंट। एंड पांचवा, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ऑडिटेड। कॉम्पोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, तो ऑडिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? डिस्क्लेम या क्वालिफाई? डिपेंडिंग अपॉन कि जो कंपोनेंट का ऑडिट नहीं हुआ वो कितना मटेरियल है, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 705 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी इज नॉट द ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट्स, ऐसे 600 लगेगा कि नहीं? यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, साथ में अदर मैटर पैरा में बताना है 706। When the parent auditor is also the auditor of all its components. सिंपल सा चीज है भाई, ऐसे 600 लगेगा नहीं, 706 लगेगा नहीं। अब ऑडिटर को रिपोर्ट करना ऑन द कंसोलिडेटेड P&L, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन CFS। ट्रू एंड फेयर व्यू की रिपोर्टिंग करनी है ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, रिपोर्ट करना अबाउट द कंप्लायंस ऑफ AS, कंसोलिडेटेड वे में बता रहे हैं सब कुछ। When the component auditor reports on financial statement under an accounting framework different from that of parent. अब यहां पे क्या हो रहा है? अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, हो सकता है कि जो सब्सिडरी है वो जापान में है ना? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा। और गैप कन्वर्जन की जिम्मेदारी किसकी है? होल्डिंग कंपनी की है। और ये देखना पड़ेगा कि गैप कन्वर्जन में जो भी एडजस्टमेंट्स हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो यही लिखा हुआ है। इनके कीवर्ड्स आपने साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो। जैसे यहां पे आपको पता होना चाहिए कि गैप कन्वर्जन होगा, और गैप कन्वर्जन कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी करेगा, पेरेंट कंपनी करेगा। तो प्रिंसिपल ऑडिट क्या करेगा? ऑडिट करेगा कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स, अब एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर एबीसी एनालिसिस बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि जब भी एबीसी एनालिसिस हम देते हैं, मैं भी अगर दूंगा, कोई बच्चा मुझे पूछेगा फोर्स करने के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि इन चैप्टर्स को तो सी कैटेगरीज में रखा जाता है, और जबकि हम सिर्फ मार्क्स के हिसाब से देख के कैटेगरी बना देते हैं एबीसी। आप ये तो सोचो भाई, ये 5 पेज का चैप्टर है और फिर मान लो कि ये 5 बार आया है। बैंक ऑडिट 70 पेज का चैप्टर है और 10 बार या 12 बार आया है। बैंक ऑडिट में आपको 3 घंटा लगाना पड़ेगा, ये आपका 15 मिनट में हो जाएगा। आपने इसको डाल रखा है सी कैटेगरी में। अब क्या होता है, हम ऑलरेडी थक चुके होते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि ऑन द ऑपोजिट हैंड क्या होता है पता है? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सारे छोटे चैप्टर्स पहले लिपटा दिए थे। एग्जाम के डेट तक मेरा बैंक ऑडिट नहीं हुआ था, लेकिन एग्जाम में अपना दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। अब बड़ा चैप्टर है, लास्ट में मन में स्ट्रेस रहता है, यार कुछ तो कर लेता हूं। तो एग्जाम के दिन ही मैंने पास्ट एग्जाम के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए, थोड़े इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिए कि चलो ठीक है, वो आधे घंटे में 40 मिनट में हो गया, राइट। और लास्ट में बैंक ऑडिट से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया और CFS का 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया।